हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिंग पहाड़ी में। दोस्तों, आगामी एग्ज़ाम आबकारी जो कि 9 जून को है। दोस्तों 9 जून को कौन सा एग्ज़ाम है आबकारी का? तो दोस्तों आपने इसकी अच्छी से तैयारी कर ली होगी। दोस्तों 9 जून अब कम ही समय बचा है और मैं आपको यहाँ पर रेगुलर क्लासें दे रहा हूँ दोस्तों ज्योग्राफी की, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा टफ होती है तो इस पे मैं ज़्यादातर वीडियो दे रहा हूँ दोस्तों। ज्योग्राफी पे पॉलिटी तो आपने पढ़ रखी होगी और हिस्ट्री की वीडियो भी दूंगा दोस्तों मैं आपको, कुछ जब तक पेपर होते हैं। और उत्तराखंड की भी कंटिन्यू चल रही है दोस्तों क्लासें। वहाँ पर मैंने दोस्तों आपको 8 क्लासें दे दी है उत्तराखंड की। तो दोस्तों अभी तक आपने वो क्लासें नहीं देखी है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देखिए दोस्तों ज़रूर से। और चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। सपोर्ट बना के चलोगे तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा। आगामी एग्ज़ाम जैसे आबकारी है, उसके बाद पीसीएस प्री है इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम, और उसके बाद जो आरओ का मेंस है उसमें 200 नंबर की जीएस आनी है दोस्तों। और एसआई का पेपर है दिसंबर में, तो काफ़ी टाइम है दोस्तों, तब तक सारा कवर हो जाएगा यहाँ पर लगभग। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न, विक्टोरिया जलप्रपात का किस नदी से संबंध है? तो दोस्तों कौन सी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात? पहला है अमेजन, दूसरा है मिसौरी, तीसरा है सेंट लॉरेंस और चौथा है जेम्बेजी। तो दोस्तों ये डी हो जाएगा यहाँ पर। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो जेम्बेजी नदी पर है दोस्तों। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है। तो ये जेम्बेजी नदी पर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर, जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह है? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में पर्वतों से, जैसे पठार से, मैदानों से। तो दोस्तों सिलेबस में भी है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। पहला है आल्पस, दूसरा है एंडीज, तीसरा है अल्प्लेशियन, चौथा है हिमालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आल्पस, एंडीज और हिमालय क्या है दोस्तों? ये वलित पर्वत हैं। तो आपको ऐसे पहचानना आना चाहिए दोस्तों एग्जाम में, तो तभी आप वहाँ पर आंसर की ओर जा सकते हो दोस्तों। आल्पस, एंडीज और हिमालय वलित पर्वत हो जाएंगे, जबकि अप्लेशियन इसमें नहीं है। अप्लेशियन पर्वत कहाँ है दोस्तों? ये है अमेरिका में। दोस्तों आल्पस पर्वत को देख लेते हैं। आल्पस पर्वत कहाँ है दोस्तों? ये मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है दोस्तों, यूरोप में पड़ती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? माउंट ब्लैंक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट ब्लैंक। और माउंट ब्लैंक कहाँ है दोस्तों? ये है फ्रांस में। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि माउंट ब्लैंक जो आल्पस की सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ है? फ्रांस में है दोस्तों। अब बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन काष्ठ स्थलाकृतियों के अंतर्गत नहीं आती है? तो दोस्तों स्थलाकृतियों से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं दोस्तों एग्जाम में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कैरेन, दूसरा है अंधी घाटी, घारी नहीं दोस्तों ये घाटी हो जाएगा। अब देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन युवाला, और चौथा है कैटल हॉल। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको जूम आउट कर लेते हैं पहले, सारे ऑप्शन दिख जाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कैटल हॉल है ये काष्ठ स्थलाकृति नहीं है दोस्तों, बाकी ये तीनों हो जाएगी दोस्तों। तो आपको याद रखना है अच्छे से तीनों कौन सी है, काष्ठ स्थलाकृति है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर चौथे प्रश्न की ओर, चौथा है दोस्तों ज्वारीय परिकल्पना को प्रतिपादित करने वाले विद्वान कौन थे दोस्तों? पहला है काउंट, दूसरा है चैम्बरलिन, तीसरा है जीन्स और जैफे, चौथा है रसेल। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो जीन्स और जैफे दोनों थे दोस्तों, इन्होंने ही ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया था दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रखना है, जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूं दोस्तों आपको यहाँ पर उनसे जुड़े फैक्ट जितने भी हैं दोस्तों, और जो मैं 20 प्रश्न डेली लाता हूं दोस्तों आपके लिए, यहाँ पर आपको अपना आकलन भी करना है कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही होते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अब पांचवें प्रश्न की ओर, परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों? तो अलग अलग टाइप के डेल्टे बनाती है दोस्तों नदियां। तो यहाँ पर परित्यक्त डेल्टा की बात हो रही है दोस्तों। पहला है वांगो, दूसरा है गंगा, तीसरा है अमेजन, चौथा है नील। तो दोस्तों कौन सी नदी के द्वारा परित्यक्त डेल्टा का निर्माण किया जाता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो वांगो नदी है दोस्तों उसी के द्वारा ही किया जाता है। और गंगा नदी के द्वारा दोस्तों पक्षीपाद डेल्टा दोस्तों, जो सुंदरबन का डेल्टा है वो कैसा डेल्टा है दोस्तों? पक्षीपाद डेल्टा है, पक्षी के पंजे के समान डेल्टा। जब नदियां अपनी
वृद्धावस्था में आती है दोस्तों नदियाँ, तो तब डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों। वृद्धावस्था में जब आती है तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। और अमेजन भी नहीं होगा इसका, नील भी नहीं होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा हांगू नदी दोस्तों। और हांगू नदी कहाँ बहती है दोस्तों? ये चाइना में बहती है दोस्तों, तो आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न बन जाएगा कि संसार का सबसे बड़ा पक्षीपात डेल्टा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी है दोस्तों। जो मिसिसिपी है दोस्तों, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में बहती है, जो वो बनाती है दोस्तों सबसे बड़ा पक्षीपात डेल्टा दोस्तों। अब बढ़ते हैं यहाँ पर छठवें प्रश्न की ओर। समतल चोटी वाली समुद्री पहाड़ी को क्या कहते हैं? पहला है मोनोडाइक, दूसरा है गुयोट, तीसरा है इंसेलबर्ग और चौथा है ज्यूजेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसको कहा जाता है गुयोट। दोस्तों आपने पढ़ भी रखा होगा कई लोगों ने, यहाँ पर समुद्री पहाड़ी को क्या कहते हैं? तो इसको गुयोट कहते हैं दोस्तों। आपको ये अच्छे से याद रख लेने हैं, जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। अब बढ़ते हैं दोस्तों सातवें प्रश्न की ओर। कास्ट अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? पहला है बिंदी, दूसरा है स्विजिक, तीसरा है दोनों और चौथा है यहाँ पर जेम्स हटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बिंदी दोस्तों, ये वाली माथे पे लगाने वाली बिंदी नहीं है दोस्तों, ये बिंदी किसी का नाम है, वैज्ञानिक था। और दूसरा ऑप्शन है स्विजिक, तीसरा है दोनों। तो किसने किया था दोस्तों इसका प्रतिपादन? तो आपको अगर ऐसे प्रश्न फंस जाते हैं दोस्तों एग्जाम में जिनका आंसर बहुत होता है दोनों, तो आपको वहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है दोस्तों। अगर आपको नहीं आता है तो दोनों की ओर आप जा सकते हैं। अगर आपको आता है 100% तो आप सही आंसर की ओर जा सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों तो आप वहाँ पर दोनों की ओर जा सकते हो दोस्तों। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आठवें प्रश्न की ओर। पठार पर हो जाएगा दोस्तों ये जमी बर्फ की चट्टानों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? पहला है आइस शीट, दूसरा है आइसबर्ग, तीसरा है दोनों और चौथा है दोस्तों यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो आइस शीट है दोस्तों। पठार पर जमी बर्फ को ही आइस शीट कहा जाता है दोस्तों। और पठार कैसे होता है दोस्तों? दोस्तों पठार होता है ऐसे। और पर्वत कैसे होता है दोस्तों? तो ये नुकीला होता है ऊपर से, और पठार होता है दोस्तों ऊपर से समतल। तो जो पामीर का पठार है दोस्तों उसको संसार की छत इसीलिए कहा जाता है दोस्तों। जो पामीर का पठार है, तिब्बत का पठार भी बोलते हैं जिसको दोस्तों, वही है दोस्तों सबसे बड़ा पठार। तो इसको विश्व की छत कहा जाता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रख लेना है जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। और अब देख लेते हैं दोस्तों बी वाले ऑप्शन को। तो आइसबर्ग किसे कहते हैं दोस्तों? तो आइसबर्ग कहते हैं दोस्तों जो नदी के ऊपर जमी हुई बर्फ होती है दोस्तों। जैसे J&K में हो गया दोस्तों, वहाँ पर काफ़ी ठंडा है। जैसे लद्दाख में हो गया, वहाँ पे जो नदियाँ हैं दोस्तों, तो वहाँ पर जब टेम्परेचर माइनस में चले जाता है तो वहाँ पर जो नदियाँ हैं उनके ऊपर बर्फ़ जम जाती है, तो उसको आइसबर्ग कहते हैं दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है ये भी। अब बढ़ते हैं दोस्तों नौवें प्रश्न की ओर। हिमानी द्वारा निर्मित भू आकृतियों में कौन सा निक्षेपात्मक नहीं है दोस्तों? तो ऐसे ही प्रश्न जो लैब असिस्टेंट का पेपर था दोस्तों, वहाँ पर जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट था, जो UKPSC ने करवाया पेपर, वहाँ पर ऐसा ही प्रश्न बन रखा था दोस्तों कि इनमें कौन सी भू आकृति है, इनमें से कौन सी हिमानी द्वारा है, इनमें से कौन सी पवनों के द्वारा है, या कौन सी नदियों के द्वारा। तो ऐसे प्रश्न बन रखे थे दोस्तों वहाँ पर। तो आगामी एग्जाम जितने भी हैं दोस्तों UKPSC के, थे उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी दोस्तों ये क्लासें। जैसे PCS प्री हो गया, समीक्षा अधिकारी का मेंस हो गया और SI हो गया। तो आबकारी का पेपर तो है ये दोस्तों, आपको उनको भी देखनी है वीडियो। तो पहला है हिमोड, दूसरा है ड्रमलिन, तीसरा है एस्कर और चौथा है नुनाटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको कि कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो अपर्दनात्मक। और बाकी तीनों क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये हो जाएंगे निक्षेपात्मक, ये वाले निक्षेपात्मक और ये वाला अपर्दनात्मक हो जाएगा दोस्तों। तो कुछ और भी बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको। जो यू आकार की घाटी है दोस्तों, यू आकार की घाटी तो किसके द्वारा निर्मित होती है? तो वो होती है दोस्तों हिमानी द्वारा निर्मित भू आकृति है यू आकार की घाटी, ये अभी आपको याद रखना है। और लटकती घाटी दोस्तों, लटकती घाटी तो ये किसके द्वारा है? ये भी हिमानी निर्मित स्थलाकृति है दोस्तों। और सर्क कौन सी है? सर्क भी हिमानी द्वारा है। और हॉर्न दोस्तों, हॉर्न तो ये भी आपको याद रखना है। और कैसे है दोस्तों? ये सारी अपर्दनात्मक है दोस्तों, जितनी भी मैंने बताई आपको हिमानी द्वारा। अब आपको एक और बता लेता हूँ यहाँ पर। निक्षेपात्मक एक बची हुई है दोस्तों, और जो इम्पोर्टेंट है वो है केम। तीन तो ये है दोस्तों, चौथी कौन सी है? चौथी है दोस्तों ये केम, और तीन ये वाली हो जाएंगी दोस्तों, आपको अच्छे से याद रख लेना है। और नुनाटक कैसी हो जाएगी? तो ये अपर्दनात्मक हो जाएगी। तो दोस्तों
सारे फैक्ट क्लियर हो गए हैं आपके यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 10वां प्रश्न है, पवन द्वारा निर्मित भू आकृति में कौन शामिल नहीं है? पहला है यारडांग, दूसरा है मशरूम रॉक, तीसरा है बरखान, चौथा है सर्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सर्क किसके द्वारा निर्मित है दोस्तों? तो ये तो हिमानी द्वारा निर्मित है दोस्तों, हिमानी द्वारा निर्मित। तो अभी ये भी आपको याद रखना है। और यारडांग, मशरूम रॉक, बरखान पवन द्वारा निर्मित भू आकृति है दोस्तों। एक हो गया दोस्तों इनसेल वर्ग। इनसेल वर्ग किसके द्वारा निर्मित है दोस्तों? तो ये पवन द्वारा निर्मित है दोस्तों। यारडांग तो बता दिया मैंने आपको, और एक दो दोस्तों इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ। एक है बरखान। बरखान किसके द्वारा निर्मित है दोस्तों? तो ये भी पवन द्वारा निर्मित भू आकृति है दोस्तों। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 11वें प्रश्न की ओर। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये तो प्रीवियस ईयर में भी बन रखा है दोस्तों, यूकेपीएससी का ये वाला क्वेश्चन। तो आपको इससे जुड़े हुए फैक्ट भी याद रखने हैं, जितने भी मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर पहले ऑप्शन देख लेते हैं। जलमग्न कैनियन, दूसरा है कटक, तीसरा है महाद्वीपीय मग्न तट, चौथा है गायऑट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गायऑट की संज्ञा दी जाती है दोस्तों, आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 12वें प्रश्न की ओर। तो दोस्तों जैसे सिलेबस में दोस्तों जलमंडल है, स्थल मंडल है और वायुमंडल है दोस्तों, वहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो इसका देख लेते हैं। गर्म हवा का चयन करें दोस्तों। कभी कभी ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, तो गर्म हवा, ठंडी हवा, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है चिनुक, दूसरा है फौन, तीसरा है एवं सिन, चौथा है बोरा। तो दोस्तों गर्म हवा कौन सी है इसमें देख लेते हैं। इसको मिस्टेक हो गई है, गर्म हवा इनमें से कौन सी नहीं है दोस्तों? तो बाकी गर्म हो जाएंगे और एक ठंडी है दोस्तों उसमें। तो इसमें से आपको ठंडी हवा बतानी है दोस्तों, सॉरी, इसमें ठंडी हवा का चयन करना है। बाकी तो तीन हो जाएंगी इसमें गर्म और एक हो जाएगी ठंडी। तो ठंडी हवा का चयन करना है। तो दोस्तों चिनुक कैसी हो जाएगी? चिनुक तो गर्म हवा है दोस्तों। और ये कहाँ बहती है दोस्तों? ये वाली पवन है यूएसए और कनाडा में, यूएसए और कनाडा में बहती है दोस्तों चिनुक। और फौन कहाँ बहती है दोस्तों? तो फौन बहती है दोस्तों आल्प्स पर्वत की श्रेणियों में। तो आल्प्स पर्वत की श्रेणियों में कौन सी बहती है? ये बहती है फौन वाली हवा। और दोस्तों जो एवं सिन है, दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। ये एवं सिन तो कोई हवा ही नहीं है दोस्तों, ये खमसिन हो जाएगा दोस्तों, खमसिन। खमसिन कहाँ बहती है दोस्तों? ये मिस्र में बहती है दोस्तों ये वाली हवा। एक सेकेंड, ये बहती है मिस्र में। खमसिन कहाँ बहती है? मिस्र में। बस दोस्तों ये खमसिन हो जाएगा। और बोरा दोस्तों, बोरा तो इसका राइट आंसर भी बोरा हो जाएगा दोस्तों। और बोरा कहाँ बहती है दोस्तों? एड्रियाटिक सागर में बहती है दोस्तों। एड्रियाटिक सागर में कौन सी बहती है? तो ये बोरा बहती है दोस्तों, आपको अच्छे से याद रख लेना है। और एक दो मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर। खमसिन तो हो गया दोस्तों मिस्र में। जो हरमट्टन है दोस्तों, ये एक हरमट्टन होती है, हरमट्टन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरमट्टन कहाँ बहती है दोस्तों? सहारा मरुस्थल में। सहारा मरुस्थल में हरमट्टन बहती है दोस्तों, ये भी आपको याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 13वां है यहाँ पर। इटली में कौन सी स्थानीय हवा रक्त वर्षा करती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। तो पहला है हरमट्टन, दूसरा है नार्वेस्टर, तीसरा है सिराको, चौथा है सिमूम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो हरमट्टन तो दोस्तों डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाती है दोस्तों। डॉक्टर विंड के नाम से कौन सी हवा जानी जाती है? तो ये हरमट्टन को ही जाना जाता है दोस्तों। और कहाँ बहती है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में। और नार्वेस्टर कहाँ कहाँ बहती है दोस्तों? तो ये न्यूजीलैंड और इंडिया में बहती है दोस्तों नार्वेस्टर। जो नार्वेस्टर की उत्पत्ति हो दोस्तों नागपुर, जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पर ही होती है दोस्तों नार्वेस्टर की उत्पत्ति। तो न्यूजीलैंड और भारत में नार्वेस्टर हो जाए, नार्वेस्टर हो गया दोस्तों। अब देखते हैं सिराकू को। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इटली में रक्त वर्षा कराती है वो सिराको ही कराती है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों सिमुम को देख लेते हैं। ये कहाँ बहती है दोस्तों? सहारा तथा अरब मरुस्थल में दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। अरब मरुस्थल में और सहारा में कौन सी बहती है? तो ये सिमुम बहती है दोस्तों। और ये कैसी है? तो ये भी गर्म हवा है दोस्तों। तो आपको ये याद रखने हैं जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर। अब बढ़ते हैं दोस्तों 14वें प्रश्न की ओर। वायुमंडलीय आर्द्रता को प्रकट करने का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? पहला है अभिसरण, दूसरा है अपसरण, तीसरा है सापेक्ष आर्द्रता और चौथा है यहाँ पर निरपेक्ष आर्द्रता दोस्तों।
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सापेक्ष आर्द्रता है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 15वें प्रश्न की ओर। किस प्रकार के बादल चक्रवात के सूचक होते हैं? तो दोस्तों बादलों से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। एक बार ऐसा प्रश्न बन गया था एग्जाम में कि जो तड़ित झंझावती वर्षा होती है दोस्तों, वो कौन से बादल के कारण होती है? तो कपासी वर्षा मेघ होते हैं दोस्तों, जो कपासी वर्षा मेघ, तो ऐसा प्रश्न बन गया था कपासी वर्षा मेघ, तो उसी के द्वारा ही तड़ित झंझावत बारिश होती है दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों एग्जाम में। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन। पहला है पक्षाव, दूसरा है पक्षाव स्तरीय, तीसरा है दोनों और चौथा है यहाँ पर कपासी वर्षा मेघ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताओ दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो जाएंगे दोस्तों। पक्षाव और पक्षाव स्तरीय दोनों बादल चक्रवात के सूचक होते हैं दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं यहाँ पर 16वें प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर 16वां प्रश्न दिया गया है, घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल किन चक्रवातों की स्थिति होती है? तो दोस्तों जो क्लॉकवाइज दोस्तों ऐसा होता है। घड़ी की दिशा कैसे होती है? तो ये होती है दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इनमें से कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा है उष्ण कटिबंध और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध है दोस्तों, वहीं पर घड़ी की सुई की दिशा में चक्रवातों की स्थिति होती है। उत्तरी गोलार्ध में होती है दोस्तों घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉक वाइज होती है दोस्तों, ऐसे होती है। और जो घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल दक्षिण गोलार्ध में होती है दोस्तों, तो ये होती है ऐसे। तो दोस्तों आपको दोनों याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले 17वें प्रश्न की ओर। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विषय में गलत कथन का चयन करें। पहला है कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होते हैं। दूसरा है यहाँ पर चक्रवात के केंद्र में वायुदाब, दोस्तों ये वायु हो जाए, चक्रवात के केंद्र में वायुदाब अधिक होता है। तीसरा है यहाँ पर इनका विकास केवल गर्म सागरों के ऊपर होता है। चौथा है भूमध्य रेखा पर ये नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको कि कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चक्रवात के केंद्र में वायुदाब अधिक नहीं दोस्तों, कम होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, कम होता है न कि ज़्यादा होता है। बात के विषय में तो आपको सारे फैक्ट मिल गए हैं दोस्तों, यहाँ पर तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न 18वें की ओर। प्रति चक्रवात के विषय में गलत कथन का चयन करें। दोस्तों एक होता है चक्रवात और एक होता है प्रति चक्रवात, तो आपको दोनों याद रखने हैं। अब प्रति चक्रवात के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला ऑप्शन है केंद्र में उच्च दाब पाया जाता है। दूसरा है यहाँ पर प्रति चक्रवातों से मौसम साफ होता है। तीसरा है केंद्र में निम्न दाब पाया जाता है और चौथा है इनमें सभी। तो दोस्तों ये काफ़ी टफ प्रश्न हो गया आपके लिए, तो इसका राइट आंसर बताना है। बताओ दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसका? तो इसका डी नहीं दोस्तों, हर प्रश्न में दोस्तों डी नहीं होता है आंसर। ऐसे प्रश्न आ रखा है दोस्तों यहाँ पर उच्च दाब पाया जाता है और निम्न दाब पाया जाता है। तो दोस्तों आपको ऐसे एग्जाम में देखना पड़ता है, बारीक बारीक चीज़ें ऐसे ही लॉजिक बिठाने पड़ते हैं दोस्तों, तभी एग्जाम क्लियर होता है। रट्टा मार के कुछ होता नहीं है दोस्तों, आज तक किसी के साथ रट्टा मारकर अगर तुक्के में निकल गया होगा पेपर दोस्तों अलग बात है, पर ऐसा अक्सर होता नहीं है दोस्तों। आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना होता है तभी एग्जाम क्लियर होता है। तो क्या होता है दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन केंद्र में उच्च दाब पाया जाता है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। हमने देखा था दोस्तों चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब पाया जाता है दोस्तों, जबकि प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब पाया जाता है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रति चक्रवातों से मौसम साफ होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि चक्रवात में बारिश होती है दोस्तों, एकदम तड़कती धड़कती बारिश होती है। आपने देखा होगा जब चक्रवात चलते हैं में क्या होता है दोस्तों, बारिश की संभावना होती है और इसमें मौसम साफ हो जाता है। और सी ऑप्शन है केंद्र में निम्न दाब पाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 19वें प्रश्न की ओर। वान एलन विकिरण मेखला निम्न में से किस मंडल में है दोस्तों? तो अब देख लेते हैं ऑप्शनों को, जूम आउट कर लेते हैं इसको। पहला ऑप्शन है दोस्तों बहिर्मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है आयन मंडल, चौथा है मध्य मंडल। दोस्तों ये बहिर्मंडल ऐसे हो जाएगा। तो ये मिस्टेक हो गई दोस्तों, आप देख करेक्शन कर लेना। वान एलन विकिरण मेखला निम्न में से किस मंडल में है दोस्तों? पहला ऑप्शन है बहिर्मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है आयन मंडल, चौथा है मध्य मंडल। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो सबसे ऊपरी परत होती है बहिर्मंडल, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक
होता है दोस्तों, कौन सा होता है, क्षोभ मंडल होता है, जिसमें जेट स्ट्रीम का प्रभाव भी होता है। तो आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी मिल गया है आपको। और दोस्तों मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था दोस्तों, जो समताप मंडल है, समताप मंडल, उसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है। और इसमें वायुयान भी उड़ते हैं दोस्तों, किसमें, समताप मंडल में। और आयन मंडल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है दोस्तों। और क्षोभ मंडल में क्या होता है दोस्तों, तो जो मौसमी घटनाएं होती है दोस्तों वो किसमें होती है, क्षोभ मंडल में। और जेट स्ट्रीम का प्रभाव किसमें होता है दोस्तों, क्षोभ मंडल में ही होती है दोस्तों। जो बादल लगे होते हैं दोस्तों वो भी क्षोभ मंडल में लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों आपको सारे फैक्ट मिल गए हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 20वें प्रश्न की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न भी है दोस्तों। कोपेन की CS जलवायु मिलती है दोस्तों। तो कोपेन तो फेवरेट है दोस्तों एग्जामिनर का। कोपेन से न जाने कितने एग्जामों में प्रश्न बन गए हैं दोस्तों। कोपेन ने भारतीय जलवायु को कितने भागों में बांटा था दोस्तों, ये बांटा था 8 भागों में। तो दोस्तों ऐसे ही बांटा था, CS, E और CO ऐसे करके बांटा था दोस्तों इसने। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, किसी वीडियो में, वहाँ पर लैब असिस्टेंट में वो पेपर में वो क्वेश्चन डायरेक्ट बन गया था वहाँ पर। तो आपको ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको धीरे धीरे क्लियर कराता रहूँगा दोस्तों सारी चीज़ें। पहला ऑप्शन है मध्य अक्षांशीय कोणधारी वनों में, दूसरा है मध्य अक्षांशीय मरुस्थलों में दोस्तों, ये मरुस्थलों में हो जाएगा। तीसरा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में और चौथा है उपोष्ण मरुस्थलों में दोस्तों। तो कोपेन की CS जलवायु कहाँ मिलती है दोस्तों, तो ये मिलती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र किस लिए फेमस है दोस्तों, ये खट्टे फलों के लिए दोस्तों, रसीलेदार फलों के लिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र फेमस है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर भी आपको मिल गया है ऑप्शन नंबर C। तो दोस्तों आबकारी का एग्ज़ाम है आपके सामने, टारगेट बनाइए दोस्तों उसको। तो कम ही दिन बचे हुए हैं, आपको रिवीजन करना है अच्छे से अच्छे और प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, जितने भी ज़्यादा आप लगा सकते हो। आकलन करना है दोस्तों आपको लास्ट टाइम पे कि आपकी तैयारी कैसी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर डेली मैं 20 प्रश्न ला रहा हूँ दोस्तों हर सब्जेक्ट के। तो कल भी ज्योग्राफी का था, आज भी ज्योग्राफी है दोस्तों, तो कल उत्तराखंड की ला दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।